हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो यूजीसी नेट के इस पीवाईक्यू सीरीज में आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका जो अगस्त 2000 पे जो पेपर आपका हुआ था अगस्त 2024 में। ठीक है, अगस्त 2024 में जो पेपर हुआ था 29 अगस्त को ये पेपर हुआ था। 29 अगस्त हिस्ट्री का ये पेपर हुआ था 29 अगस्त 2024 को। ये पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट का भी पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज हम अगस्त 2024 के पेपर को देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चंस है वो 51 से आपके 150 नंबर तक के होंगे, यानी कि 1 से 50 तक आपके जो फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, और दूसरा 51 से 150 आपका सेकेंड पेपर होता है। ठीक है, तो यानी कि आज हम हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन को देखेंगे जो यूजीसी नेट के 2024 के पेपर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम सानू जायसवाल है और मैं आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए पीवाई की सीरीज ये जो कंटिन्यू है ये आपके लाने वाली हूँ। और आपको बता दें कि ये जो फ्री टेस्ट सीरीज है अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बीएचयू वाले ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेडिशनली द 5 प्रिंसिपल आर्यन ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पंचाल पांचह जना। ठीक है, 5 जन जो होते थे, 5 जन में कौन कौन से कबीले थे, प्रमुख कबीले कौन कौन से थे? भरत, पुरु, त्रिस्तु, ध्रुव, यदु। फिर उसका ऑप्शन है भरत, त्रिस्तु, यदि, त्रुष, अनु, या फिर पुरु, त्रिस्तु, त्रुवश, ध्रुव, या फिर यदु, या फिर पुरु, यदु, त्रुवश, अनु और ध्रुव। तो ये जो है कि बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपका यूजीसी नेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूछा कि 5 जन में कौन कौन से शामिल थे। ठीक है, तो कौन कौन से शामिल थे? तो वो थे आपके पुरु थे, याद कर लीजिए, यदु थे, तुरुष थे, अनु थे और ध्रुव थे। इसको एकदम याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं PYT डी या DA या फिर AD। ठीक है, PYT AD ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे भी आपको याद करना है इन 5 जन को, किसी तरह से इसको रट जाइए, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ये एंशिएंट से क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 52 नंबर क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मगध। पूछा है कि कौन मगध से संबंधित नहीं है? हर्यक, कैवर्त, शेषुनाग और नंद। तो ये पूछा है कि मगध डायनेस्टी, इसका कहने का मतलब जो मगधा डायनेस्टी इसमें कौन कौन नहीं थे, कौन कौन थे, और इसमें कौन कौन थे? तो हर्यक था, आपको पता है। कैवर्त नहीं है, शिशुनाग भी था और नंदा भी था। इनका नाम हमने सुना है लेकिन कैवर्त का नहीं सुना है। कोई भी कैवर्त वंश नहीं था हमारे मगध डायनेस्टी में, तो इसका सही आंसर होगा कैवर्त। ओके, कैवर्त विद्रोह का नाम एक बार आप सुनेंगे, पाल डायनेस्टी के समय इसका नाम आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द ऑड टर्म अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से जो भी बेमेल शब्द है, बिल्कुल विषम है, उसको जो है कि हमें देखना है। तो इसमें अर्घट है, वापी है, चुन्नी है और नौरिया है। इसमें ऑड क्या है ये पूछा है। तो अर्घट बता दे, तो अर्घट का मतलब होता है, क्या होता है, एक उपकरण होता है जो पारंपरिक जो है कि जल निकालने की उपकरण होती थी। तो जल चलित उपकरण है एक तरह से। ठीक है, जल को चलाने का उपकरण है। अर्घट सिंचाई के काम में मेनली प्रयोग किया जाता था। तो ये जल प्रबंधन की एक जल का प्रबंध करने के लिए एक उपकरण थी। वापी, वापी का आप नाम सुनेंगे, वापी कहीं कहीं बावड़ी शब्द यूज होता है इसके लिए। तालाब कह ले, वापी कह ले, ये शब्द देखेंगे हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे वाव कह ले, रानी की वाव भी आप सुनेंगे। तो ये ज्यादा टर्म्स आप राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में ये टर्म देखने को मिलेगा। और ये भी एक जल प्रबंधन का है। चूर्णी की बात करें तो ये चूर्णी जो है कि जल प्रबंधन से नहीं संबंधित है। चूर्णी का अर्थ होता है जलधारा। ठीक है, छोटी जलधारा या फिर जलधारा, जो कि पहाड़ी इलाकों में जो जलधाराएं होती थी छोटी छोटी, उसके लिए यूज होता था, मेनली पहाड़ी इलाकों के लिए। तो ये चूर्णी बिल्कुल अलग है। नौरिया भी आपका जल प्रबंधन से ही संबंधित है। और ये जल प्रबंधन यानी कि पानी उठाने का एक तरह का यंत्र होता था, जल चक्र कहते थे। ठीक है, ये भी एक प्रकार का उपकरण ही था, यंत्र था। तो ये सब सारे ये जो तीनों हैं, अर्घट, वापी, नौरिया, ये सब जल प्रबंधन से संबंधित है। ये जल प्रबंधन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये जल प्रबंधन से संबंधित नहीं, ये अलग हो गया। ठीक है, इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें जो अलग है वो है चूर्णी, थर्ड इसका आंसर होगा। ओके, चलिए यहाँ पे चूर्णी सही आंसर है।
ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, जिस जो भी बच्चा अभी तक यूजी पीजी कर रहा है ये तो बिल्कुल आना ही चाहिए। एकदम हलवा क्वेश्चन पूछ दिया है कि एज पर ट्रेडिशन द नंबर ऑफ अलवार्स एंड नैनार्स रिस्पेक्टिवली आर, यानी कि अलवार और नैनारों की संख्या कितनी है। आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हुई इन्हीं अलवार और नैनार संतों से ही शुरू हुई। अलवार वो थे जो विष्णु की पूजा करते थे, ठीक है, और नैनार वो थे जो शिव की पूजा करते थे। ठीक, याद रखिएगा शिव के संत थे, इनकी संख्या 12 थी और इनकी संख्या 63 थी। तो यही जो सही आंसर होगा वो होगा 12 और 63, फर्स्ट इसका आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में तक्षर शब्द निम्नलिखित में किसका द्योतक था। तक्षर शब्द किसके लिए यूज किया जाता था, ये टर्म किसके लिए यूज होता था। कुलीनों के लिए, सारथी के लिए, मुखिया के लिए, या फिर ग्राम प्रमुख के लिए, ग्रामणी कह सकते हैं, बढ़ई के लिए। तो ये जो टर्म्स है आपको बार बार याद करने पड़ेंगे, ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। और ये शब्द होता था कारपेंटर, बढ़ई के लिए यूज होता था तक्षण शब्द, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द बुक न्याय तत्व विच गिव एन इलोबरेट एक्सपोजिशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ द विशिष्टाद्वैत स्कूल वाज ऑथर्ड बाय। जो न्याय तत्व है, न्याय तत्व के लेखक कौन है, जो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के दर्शन का विस्तृत प्रतिपादन करता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। और ये मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे आप CET-PG कह ले या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर ले, ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। और ये न्याय तत्व के लेखक है नाथ मुनि, ठीक है, नाथ मुनि है इसके लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम्म अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, इविरीपत्तनम ड्यूरिंग द चोला पीरियड स्टूड फॉर। किसके लिए इविरीपत्तनम का ये जो टर्म है यूज होता था। मर्चेंट ट्रेड गिल्ड्स, ऑपरेशन फ्रॉम टाउन्स, अ काइंड ऑफ टॉल या फिर सेज। उसके बाद है प्रोटेक्टेड मर्चेंटाइल टाउन्स विच इमर्ज एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अर्बन ड्वेलर्स। ये जो इविरीपत्तनम था चोल शासन काल के दौरान, इसका अर्थ क्या होता था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो इसका अर्थ होगा ये था संरक्षित व्यापारिक नगर, जो व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे, जो ट्रेड सेंटर होते थे, जो जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था, उन्हीं उन्हीं को ये क्या कहा जाता, उनके लिए यूज होता था इरिविरी पत्तनम। ठीक है, और इसमें देखेंगे मेनली चोलकालीन के जो ये ट्रेड सेंटर देखेंगे उसमें आ जाएगा पहला आपका गंगई कोंड चोलपुरम। आप इसको सुने होंगे, ये राजधानी भी रह चुकी है। ठीक है, गंगई कोंड चोलपुरम, यहाँ पे आप देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर भी है। दूसरा उरेयूर जो है कि एक ट्रेड सेंटर था। तीसरा अगर बात करें प्रमुख में तो कुहार या फिर कावेरी पत्तनम भी एक प्रमुख चोलकालीन व्यापारिक केंद्र था। ओके, तो ये होगा इरिवी पत्तनम। अगर आएगा तो आप इन जगहों को याद कर लीजिएगा कि ट्रेड सेंटर है, इसका अर्थ ही इरिवी पत्तनम है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, distinctions between ritual sovereignty and actual political control in the context of the Cholas state is the hallmark of। ठीक है, उसके बाद फेडरल मॉडल प्रोपोनेंट, सेंट्रलाइज स्टेट, डिस्पोटिक स्टेट, उसके बाद है सेगमेंटरी स्टेट। यानी कि चोल राज के संदर्भ में अनुष्ठानिक संप्रभुता और वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण के मध्य विभेद निम्नलिखित का द्योतक है। क्या था, समंती मॉडल के प्रतिपादक, केंद्रीय राज के प्रतिपादक थे, निरंकुश राज के प्रतिपादक थे, या फिर खंडीय राज के प्रतिपादक थे। यानी कि जो चोल राजा थे वो किस प्रकार का जो है कि शासन करते थे, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो वो कैसा राज करते थे, वो लोग खंडीय राज्य प्रतिपादक थे, सेगमेंटरी स्टेट प्रोपोनेंट्स थे। ठीक है, इसका अर्थ है कि वो निरंकुश नहीं थे। वहां पे देखेंगे कि जो स्थानीय स्वशासन थी, वहां के जो अधिकारी थे वो अपने मन से शासन करते थे। राजा बहुत ज्यादा एक तरह से केंद्रीय नहीं था, राजा की पूरी मंत्री नहीं चलती थी, एक तरह से खंडीय सेगमेंटरी वहां पे चलती थी। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होगा, इसका आंसर 4 होगा, डिसेंट्रलाइज था। ओके, 59 59वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1302 के अंत में या अगले वर्ष के प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर आक्रमण के लिए जो सैन्य टुकड़ी भेजी थी, जिसकी बुरी तरह से पराजय हुई, उसके सेनापति कौन थे। ठीक है, 1302 में जो है कि अलाउद्दीन खिलजी एक टुकड़ी भेजता है, तो उस टुकड़ी को जो वारंगल में भेजता है तो उसमें पराजय किसकी हुई थी। ठीक, नुसरत खां और मलिक नायब, अमर खां और मंगू खां, फखरुद्दीन जौना और छज्जू, कमालुद्दीन गुर्ग। देखेंगे आप 1302 में जो है कि अलाउद्दीन खिलजी वारंगल पर एक सैन्य अभियान भेजता है। ठीक, तो उसमें किसकी पराजय होती है, तो उसमें पराजय होती है आपकी फखरुद्दीन जौना एंड छज्जू की। फिर देखेंगे आप 1303 में फिर वारंगल पे एक भेजेगा अभियान।
ठीक है। फिर से वारंगल पर अभियान भेजेगा अलाउद्दीन खिलजी, और इसमें देखेंगे वहाँ के शासक रहते हैं प्रताप, सॉरी यहाँ पे प्रताप रुद्र रुद्र द्वितीय होते हैं, ठीक है, प्रताप रुद्र द्वितीय होते हैं। और इनको क्या किया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। क्या करते हैं, पराजित करते हैं और इसे अपने अधीन कर दिया जाता है। अलाउद्दीन फिर से भेजता है 1303 में वारंगल को अपने अधीन कर लेता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने गयासुद्दीन तुगलक की बिजली गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का विवरण प्रस्तुत किया है। आपको पता होगा कि जब बंगाल अभियान करके गयासुद्दीन तुगलक आता है, तो जब वहाँ पे अफगानपुर में जौना खा या फिर मोहम्मद बिन तुगलक कह ले, उसका पुत्र जो है कि उसके स्वागत में एक लकड़ी का महल बनाता है, जिसके वास्तुकार होते हैं अहमद आयाज। पूछा जाता है कभी क्वेश्चन कौन है वास्तुकार, तो अहमद आयाज कहा जाता है कि उस जो लकड़ी का महल है, जब वो सिंहासन पे बैठता है तो बिजली गिरती है और उसकी उसी में दबकर मौत हो जाती है। तो कुछ इतिहासकार उसे षड्यंत्र मानते हैं, कुछ उसको एक्सीडेंटल डेथ मानते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो इसके बारे में किसने विवरण प्रस्तुत किया है, तो विवरण प्रस्तुत किया है बर्नी ने, और वो अपने तारीख फिरोज शाही, ठीक है, इनकी जो रचना है तारीख है फिरोज शाही, इसमें बताते हैं कि ये एक आकस्मिक मृत्यु नहीं थी। क्या थी, वो मानते हैं कि ये एक षड्यंत्र था। जौना खा या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र रचा था राज सत्ता के लिए। और 1325 में देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच कोविलकोंडा का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, विजयनगर और बहमनी मध्यकालीन भारत में देखेंगे साउथ में एक महत्वपूर्ण राज्य होते हैं। और देखेंगे विजयनगर जो है कि 1336 में एक हिंदू राज्य हरियर और बुक्का स्थापित करते हैं, और 1347 में वही बहमनी को स्थापित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विजयनगर और बहमनी, बहमनी को अलाउद्दीन बहमद शाह करता है और ये हरियर और बुक्का करते हैं। तो इसके बीच जो कोविलकोंडा का युद्ध होता है मेनली किस लिए होता है, तो क्षेत्रीय प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए ये युद्ध होता है। और इसमें कृष्णदेवराय होते हैं, और कृष्णदेवराय जो है कि विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, कृष्णदेवराय जो है कि विजय प्राप्त करते हैं, बहमनी को हरा देते हैं। तो किसके साथ हुआ था, कृष्णदेवराय के साथ। ओके, चलिए, जिनका टाइम पीरियड है 1509 से 1529, याद रखिएगा। इन्हीं के बारे में बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा है कि सबसे शक्तिशाली राजा उस समय था, तो वो एक हिंदू राजा कौन था, कृष्णदेवराय थे। ओके, दूसरा भी क्वेश्चन है जो वो भी आपका मध्यकालीन भारत से ही है। चलिए इस पे देखते हैं इस क्वेश्चंस को भी। बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन के अभियान का वर्णन करने वाले ग्रंथ मधुरम विजयम, ठीक है, या फिर मधुरा विजय की रचना किस भाषा में की गई है। और ये लगभग हमें लग रहा है 2 से 3 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मधुरा विजय से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी इसकी रचना किसने की थी, कभी किस भाषा में है, तो कभी इसमें क्या जिक्र है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। मधुरा विजय जो है कि संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है, और इसे लिखा है गंगा देवी ने। ठीक है, गंगा देवी जो कि होती है कंपन की पत्नी होती हैं। ठीक है, जब मथुरा पे विजय करते हैं कंपन, तो उन्हीं की विजय की गाथा उनकी पत्नी गंगा देवी लिखती है, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। 1371 में करते हैं ये मथुरा विजय। ठीक है, 1371 में जब मदुरे मदुरे को जीतते हैं, मदुरे विजय, उसी उपलक्ष्य में ये कहानी उसके बारे में उनकी पत्नी ने लिखा हुआ है। ठीक है, 14वीं सदी की ये रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, शिवाजी, महाराष्ट्र के शिवाजी कौन सी उपाधि धारण नहीं करते हैं, क्षत्रिय कुलावंताश यानी कि क्षत्रिय कुल प्रमुख, सिंहासन अधिपति, महाराज, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण नहीं करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे क्षत्रिय कुल प्रमुख धारण करते हैं, सिंहासन अधीश्वर करते हैं, महाराज भी धारण करते हैं, लेकिन वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि नहीं धारण करते हैं। ये तो विजयनगर के शासक धारण किए थे। ठीक है, विजयनगर के शासक धारण करते थे, विजयनगर के शासक। ठीक है, अभी उनका हमें नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, विजयनगर के शासक धारण किए वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, और ये सारी उपाधियां देखेंगे तो शिवाजी धारण की है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो शिवाजी ने और कौन सी उपाधि धारण की है, इन्होंने छत्रपति भी इनकी एक जो फेमस उपाधि है वो छत्रपति है। और देखेंगे
हैदव हैदव करके भी इनकी एक उपाधि है। तो ये सारी उपाधियां जो है कि शिवाजी की है। तो ये है उसमें से चौथा क्वेश्चन, इसका ये आंसर ये है। ओके चलिए। हाँ, 64 नंबर क्वेश्चन, which eastern Gang king of Odisha had defeated the army sent by गयासुद्दीन तुगलक। कहा जा रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा भेजी गई सेना को पराजित करने वाला उड़ीसा का पूर्वी गंग राजा कौन था? कौन सा ऐसा राजा था, हिंदू राजा, जो सबसे पहले किसी मुस्लिम मतलब सल्तनत काल में किसी मुस्लिम शासक को हराता है, उसकी सेना को हराता है? तो वो कौन था? भानुदेव द्वितीय। याद रखिएगा, भानुदेव द्वितीय ने गयासुद्दीन तुगलक द्वारा भेजी गई सेना को जो है कि पराजित कर दिया था। ये उसी गंग वंश का संस्थापक, अगर पूछ दिया जाए कि इसका संस्थापक कौन था, गंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो इंद्रवर्मन, इसी इसका शासक इंद्रवर्मन जो है कि इंद्रवर्मन फर्स्ट इसका संस्थापक था, और इसी वंश का था एक भानुदेव द्वितीय जिसने गयासुद्दीन तुगलक की सेना को हराया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हमने आपको क्लासेस में भी बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ दीवाने ब्यूतात, ठीक है, दीवाने ब्यूतात मंत्रालय किससे संबंधित है? मिलिट्री अकाउंट से, कैवरी से, काउंटली इक्विटी से, या फिर कारखाना से, स्टेट फैक्ट्री से, किससे संबंधित है? कोर्टली इक्विटी से। तो ये आपका कारखाना से संबंधित है। ठीक है, दीवाने ब्यूतात किसे कहते थे? कारखाने को कहते थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, वह तमिल अभिलेख जिसमें वर्ष 1281 में एक व्यापारी सबंध पेरुमल उर्फ तवश चक्रवर्ती द्वारा भगवान शिव के मंदिर का निर्माण अभिलेखित है, कहाँ स्थित? एक व्यापारी के द्वारा भगवान शिव का शिव के मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि 1281 में, वो कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन है। तो वो कहाँ पे है आपका? वो है दक्षिण चीन के क्वांजू में। ठीक है, जो उसने स्थापित किया है वो किसमें है? चीन के क्वांजू में वो मंदिर है, एक व्यापारी द्वारा स्थापित किया गया। इसका वर्णन हमें तमिल अभिलेखों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, यहूदी व्यापारी अब्राहम बेन यूजी जो कि 1143 से 49 में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में कांस्य की फैक्ट्री चलाता था? कांस्य की फैक्ट्री वो भारत के किस शहर में चलाता था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ पे चलाता था? मंगलोर में चलाता था। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किस गायक को गुड़ समंदर की उपाधि मिली थी? किसे मिली थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, लाल खां को। ये लाल खां किसके शिष्य थे? तानसेन के। ठीक है, तानसेन की ये शिष्य थे। तानसेन के बाद ये किसके शिष्य बन जाएंगे? तानसेन की जब डेथ हो जाएगी तो ये विलास खां के शिष्य बन जाएंगे। ठीक है, विलास खां के भी ये शिष्य रहे हैं, याद रखिएगा, ये दोनों के शिष्य रहे हैं। इन्हें ही शाहजहां द्वारा लाल खां की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, किस सूफी संत ने अमृत कुंड का बहरुल हयात नाम से अनुवाद किया था? किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है। तो किसने किया था? शेख मोहम्मद गौस ने जो है ये अमृत कुंड का अनुवाद बहरुल हयात नाम से किया था। अगला क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ के निम्नलिखित में से किस शासक या राजा ने संगीत राग, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध नामक संगीत विज्ञान से संबंधित 3 पुस्तकों का लेखन किया है? यानी कि संगीत का अच्छा खासा ज्ञान था, याद रखिएगा। तो वो कौन थे? कुंभा, राणा कुंभा थे, जो कि सिसोदिया वंश के राजा थे। मेवाड़ के किस वंश से थे? सिसोदिया वंश से थे, और मोकल के पुत्र थे। सिसोदिया वंश के थे और राजा मोकल के ये पुत्र थे, याद रखिएगा, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ, इन्होंने ही कीर्ति स्तंभ बनवाया है। ठीक है, बहुत प्रतापी राजा थे, इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हिंदुओं को अहले किताब और वेदों को ईश्वरादिष्ट यानी अवतरित पुस्तक कहा था? वेदों को इन्होंने काफी पूजनीय स्थान दिया है, हिंदुओं को अहले किताब कहा है, यानी कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाते हैं, बहुत काफी सहिष्णु थे। तो वो कौन थे? वो ऐसे सूफी संत कौन थे? तो वो थे आपके मिर्जा मजहर जाने जाना। ठीक है, सूफी संत का नाम है मिर्जा मजहर जाने जाना। ओके चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक हैं। ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि ये इतनी फेमस बुक है, इतनी इजी क्वेश्चन है, किसको नहीं पता होगा? तो ये पुस्तक है आपकी वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर की पुस्तक, और ये पहली बार 1909 में ईस्वी में किस भाषा में? तो मराठी भाषा में। कहाँ पे प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा, मराठी भाषा में, नीदरलैंड में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सबसे पहले नीदरलैंड में ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद देखेंगे भगत सिंह इसका अनुवाद करेंगे उर्दू और
एक और भाषा पंजाबी, ठीक है। इस भाषा में इसको जो है कि प्रकाशित करेंगे। नेताजी इसे देखेंगे तमिल भाषा में प्रकाशित करेंगे इसी बुक को, ठीक है, भारत में। तो ये है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक, जिसे वी डी सावरकर ने लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 73 नंबर क्वेश्चन, सन 1800 तक मराठा साम्राज्य 5 बड़े प्रमुखों, 1800 आपको याद होगा, 1800 की बात अगर करेंगे तो नाना फडणवीस की डेथ हुई थी। नाना फडणवीस, यहाँ से आपको ये याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन यूजीसी नेट में, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से है ये, ठीक है। तो यहाँ पूछा कि वो 5 जो संघ थे वो कौन कौन से थे। पुणे में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले, ठीक है। ऐसे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन पहला ही है कि जो 5 संघ थे, तो पुणे में पेशवा जो है कि शासन करता था, गायकवाड़ बड़ौदा में था, सिंधिया ग्वालियर में थे, होलकर इंदौर में थे और नागपुर में भोसले शासन करते थे। ओके, तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए 5 संघ के नाम, ठीक है। सबसे इजी है, पुणे से पेशवा आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता अभियान के दौरान कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर कब्जा किया तथा 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। ये वही फोर्ट विलियम है जिसको आप इससे याद कर सकते हैं, 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1800 में इसकी स्थापना हुई थी प्रशिक्षण के लिए, फोर्ट विलियम का, वहाँ के सम्राट के नाम पे, और जिसे 1800 में देखेंगे नाना फडणवीस की डेथ भी हुई थी। तो किसने जो है कि फोर्ट विलियम पर अधिकार जमाया था, तो वो कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है। वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला जो है कि यहाँ पे अधिकार जमाया था। देखेंगे जब फोर्ट विलियम पे वो लोग किलेबंदी करने लगते बिना अनुमति लिए, तो वहाँ पे सिराजुद्दौला आक्रमण करता है, और वहाँ पे देखेंगे इसी समय इस 20 जून 1756 को वहाँ पे 146 लोगों को 18 गुड़े 14, ठीक है, 18 जिसकी लंबाई होती है 14 उसकी चौड़ाई, तो इसने जो है कि लंबाई चौड़ाई वाले कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि उसमें काफी लोगों की डेथ हो गई थी, और इसे ब्लैक होल की घटना, इसी घटना को क्या कहते हैं, जहाँ पे 146 लोग बंद थे, काल कोठरी की घटना कहते हैं, काल कोठरी की घटना कहते हैं। और उस समय मात्र 27 लोग जिंदा बचे थे, और इसका एक जो है कि एक तरह से कैसे देखने वाला था या फिर पथदर्शी था, वो था हालवेल, ठीक है। हालवेल जो है कि इसको इस कहानी को बताता है, बाकी और कोई इतिहासकार नहीं बताते हैं कि सिराजुद्दौला ने ऐसा कुकृत्य किया था, तो इसके बारे में ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1623 तक निम्नलिखित स्थानों पर फैक्ट्रियां या फिर व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी। तो कहाँ कहाँ पे उसने स्थापित की थी, बड़ौदा, कलकत्ता, हैदराबाद में, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में, बीकानेर, पानीपत और मैसूर में, बम्बई, चंद्रनगर और पांडिचेरी में। तो कहाँ पे की थी, तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री पहली जो है कि 1623 में, सॉरी, भरूच यानी कि गुजरात में जो बंदरगाह है, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में की थी। और पहली अगर फर्स्ट की बात करें कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में की थी अंग्रेजों ने पहली। कब की थी, 1613 ईस्वी में, ठीक है। और 10 साल बाद देखेंगे 23 में भरूच में, अहमदाबाद में, आगरा में और मसूलीपट्टनम में ये लोग अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। औरंगजेब के जहांगीर के समय में सबसे पहले सूरत में स्थापित करेंगे अपनी पहली फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 में किस स्थान पर अस्थायी बंदोबस्त शुरू की थी, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे की थी, आपकी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की थी, और इसे इस्तमरारी, ठीक है, इस्तमरारी भी कहते हैं, इस्तमरारी सिस्टम या फिर बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जमींदारों का स्वामित्व होता था इसमें, और वो लोग लगान वसूल करते थे। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश फ्लू वर्ष 1918 में सर्वप्रथम भारत के किस शहर में पहुंचा, ठीक है। 1918 आप देख सकते हैं, 1914 से 18 तो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। इसी के तहत देखेंगे अमेरिका में ये भयंकर बीमारी स्पेनिश फ्लू फैलती है, और पूरे भारत में भी फैल जाती है बीमारी। भारत के सबसे पहले बम्बई शहर में ये फैलती है, ठीक है। काफी लोगों की जो है कि डेथ हुई थी, बहुत भयंकर ये बीमारी थी, काफी ज्यादा लोगों को ये घातक पहुंचाई थी।
अगला है सन 1855-56 में बिहार और बंगाल की जनजाति ने कुल्हाड़ी और तीर धनुष से युक्त होकर अपने क्षेत्र से ब्रिटिश शासन को अस्थायी तौर पर उखाड़ फेंका था। तो वो कौन सी जनजाति थी? 55-56 की बात हो रही है, तो आपको याद होगा कि इसे कहते हैं कि 1857 की पूर्व क्रांति। इसे क्या कहते हैं? 1857 की पूर्व क्रांति भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कभी 55-56 आए तो इसे क्या कहेंगे? संथाल विद्रोह कहेंगे। और इनके दो नेता कौन थे संथाल विद्रोह के नेता? वेट, इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो इस संथाल विद्रोह के नेता भी याद कर लीजिए, सिद्धू और कानू। ठीक है, सिद्धू और कानू नाम के दो भाई थे और इन्होंने जो है कि नेतृत्व किया था इस संथाल विद्रोह को और अंग्रेजों को मार भगाया था। ठीक है, चलिए। असैन्य और सैन्य राजपत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस शहर में होता था? ये क्वेश्चन है। मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता, लाहौर। कहाँ पे होता था? तो ये होता था आपका लाहौर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के विरुद्ध स्वतंत्र भारत गणराज्य ने ऑपरेशन पोलो, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेशन, जीरो आवर, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑपरेशन पोलो आप देखेंगे हैदराबाद, तो किससे संबंधित होगा? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है। और ये ऑपरेशन पोलो आपको पता होगा कि हैदराबाद को अपने भारत में मिलाने के लिए किया गया था। पटेल जी ने यहाँ पे देखेंगे सैनिकों को नियुक्त किया और वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया ताकि निजाम जो है कि अपनी स्वीकार करे भारत में विलय के लिए। और आखिरकार देखेंगे कि वो 11 नवंबर 1948 को हैदराबाद को विलय कर लिया गया था भारत में आधिकारिक रूप से। ठीक है, भारत में मिला लिया गया था। निजाम जो है कि रेडियो पे अपना हार स्वीकार करता है और हैदराबाद को मिला लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। इंडियन नेशनल आर्मी के नेता निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह तो थे ही, कैप्टन मोहन सुभाष चंद्र बोस भी थे, प्रीतम सिंह भी थे, पृथ्वी सिंह आजाद और फणींद्रनाथ घोष, ये लोग नहीं थे। ठीक है, ये लोग नहीं थे। ये तो आपके थे गदर पार्टी से संबंधित, गदर पार्टी से संबंधित थे, उसके संस्थापक सदस्यों में थे। और ये युगांतर से संबंधित थे। ठीक है, युगांतर पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, ये लोग नेशनल INA से संबंधित नहीं थे। उसके बाद है आपका ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस माह और वर्ष में हुई थी? ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन है। तो कब हुई थी आपका ऑल इंडिया वाली? तो ये हुई थी आपकी दिसंबर 1947 में। ठीक है, दिसंबर 1947 में हुई थी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन। सिकंदर जिन्ना समझौता किसके मध्य और कब हुआ था? 83 नंबर क्वेश्चन। किसके मध्य में हुआ था? सिकंदर हयात खान और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ये 1937 में हुआ था। और इस समय देखेंगे आपका जो प्रांतीय चुनाव हुआ था तो मुस्लिम लीग काफी वीक भी हो गई थी इस टाइम में। और काफी इतिहासकारों का कहना है कि जो हमारा भारत का विभाजन है या फिर पाकिस्तान का जन्म लेना, ये भी इसका भी एक कारण ये भी था। ठीक है, यहाँ पे बाकायदे हस्ताक्षर भी कराए गए थे। अगला क्वेश्चन, समग्र हिस्ट्री या फिर टोटल हिस्ट्री की संकल्पना किसने की थी या फिर कौन इसकी बात करता है? तो ये बात करता है एनाल्स स्कूल। ठीक है, एनाल्स स्कूल बात करता है और इसी से संबंधित है मार्क ब्लॉक। इनकी बहुत फेमस रचना है हिस्टोरियन क्राफ्ट। ठीक है, हिस्टोरियन क्राफ्ट इनकी एक फेमस रचना है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 85 नंबर क्वेश्चन आपका, पुनर्जागरण की भावना ने इतिहास लेखन पर व्यापक प्रभाव डाला, निम्न से कौन उन प्रभाव से संबंधित नहीं था? आपको पता होगा कि जब पुनर्जागरण हुआ था, रेनेसां आया था, तो बहुत सारे इतिहास लेखन पे हमें अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या नहीं था? तो इतिहास के मानवीय दृष्टिकोण की ओर लौटना। आपको पता होगा कि मानववाद के जन्मदाता पेट्रार्क है और वहाँ पे देखेंगे मानव के लिए भी दया की भावना उभरने लगी थी। ये बिल्कुल था ही। अविशेषज्ञ इतिहासकारों का प्रादुर्भाव, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। मानवीय इतिहासकारों के नए संप्रदाय की वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। और सार्वभौमिक इतिहास और कालानुक्रम का प्रादुर्भाव, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे अविशेषज्ञ जो है कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये उससे संबंधित नहीं है। अगला है साहित्यिक चोरी जो प्लेगरिज्म होता है, जो हम लोग थीसिस लिखते हैं चाहे कोई भी ऐसे लिटरेचर से संबंधित चीजें लिखते हैं, तो कैसे पता लगाया जाता है कि उसमें कोई चोरी है या फिर नहीं है? तो वो होगा स्कोपस, टर्निटिन, ऑथेंटिकेट, उरकुंड। तो ये सारे तो प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर, लेकिन ये नहीं है। ये तो एक जो है कि जो भी शोध वोध होते हैं, लिटरेचर से संबंधित चीजें होती हैं, डाटा भी हमें प्राप्त करना होता है, तो हम स्कोपस से प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये कोई प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है।
अगला क्वेश्चन, इतिहास लेखन में इतिहासकार रांके का उपागम निम्नलिखित पर बल देता है। रांके जो है कि किस पे बल देते हैं, तो तथ्यों की पवित्रता, यानी कि जो चीज इतिहास में वैसा है हमें वैसा ही लिखें या उसे घुमा फिरा के अपनी चीजों को ना डालें। ठीक है, वो फैक्ट को एकदम सटीक तरीके से रखने की बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। ठीक है, फेमस फेमस कोट है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि इतिहास केवल विज्ञान है, ना इससे कुछ कम ना इससे अधिक। तो ये फेमस कोट किसका है, जेबी बरी का। आप सभी को पता है जेबी बरी ने ये कोट कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये सारे हिस्टोग्राफी से क्वेश्चन है। इतिहास में क्लियोपेट्रा की नाक के सिद्धांत का आशय है। ठीक है, इतिहास में अलग अलग थ्योरी है, तो क्लियोपेट्रा की जो नोज है ये थ्योरी किससे संबंधित है, तो ये काजेसन को इतिहास में कारण और काजेशन को ये दिखाता है कि हाँ जो भी होते हैं किसी ना किसी कारण से होते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि इतिहास की छोटी घटना भी एक बड़ा परिणाम दे देती है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी घटना है तो उसका कोई मतलब नहीं है इतिहास में, तो कहीं ना हर चीज का क्या होता है, कारण होता है। तो कार्य कारण संभाल सिद्धांत को ही दर्शाता है क्लियोपेट्रा की नाक। अगला है सीजर एंड पेस्ट। ठीक है, सीजर एंड पेस्ट हिस्ट्री प्रेजेंट हिस्ट्री है, जब किस तरह से वो हिस्ट्री को प्रेजेंट करता है, तो आइडियोलॉजी को, फिर उसके बाद है कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट्स, ब्रांच ऑफ रोमांटिज्म और जेंडर हिस्ट्री। तो सीजर और सीजर पेस्ट हिस्ट्री क्या है कि जैसे जैसे जो चीज़ें हैं वैसे सेम की सेम रख देना, यानी कि हम जैसे चीज़ों को देखें वैसे उठा लिए, इसमें कोई भी आलोचना नहीं किए, कोई भी अपना विचार नहीं डाले, ऐसा कुछ भी नहीं, बस तथ्यों को उठाए और रख दिए, उसे सीजर एंड पेस्ट हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। अगला 91 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आइटम्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द रोमन वर्ल्ड इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो है कि की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, टेक्सटाइल, ग्लास बीड, आइवरी, उसके बाद ऑलिव ऑयल और ब्लैक पेपर। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें जो है कि पोस्ट की जाती थी, तो इसमें आपकी की जाती थी टेक्सटाइल्स की जाती थी, वस्त्र की जाती थी, आइवरी की जाती थी और ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें जो है कि इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी। ठीक है, वस्त्र हो गए, हाथी दांत हो गए, जैतून का तेल हो गया और काली मिर्च, जैतून का तेल नहीं काली मिर्च है। ठीक है, इसका सही आंसर ए सी ही है, वस्त्र, हाथी दांत और काली मिर्च, जिसे गोल्ड सोना भी, सोने भी कहा जाता, काला सोना भी कहा जाता था, ब्लैक गोल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्योत्तर स्रोतों में उल्लेखित निम्नलिखित समुद्री पत्तनों को भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारबेरिकम दिया गया है, तो बारबेरिकम कहाँ पे है, ये हमारा पड़ेगा कराची, जो कि आधुनिक पीओके यानी कि पाकिस्तान में पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इसकी लोकेशन की, ये कहाँ पे है। ठीक है, और ये इंडस रिवर के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे हमें मुहाने पे देखने को मिलेगी। ठीक है, बेरीग्रज या फिर भृगुगज कह ले या भड़ोच भी नाम आपको मिलेगा इसका, तो ये गुजरात में है। ठीक है, मुजरिस की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में, या मछलीपट्टनम कह ले तो ये महाराष्ट्र में रिलेटेड है। और ये आपका ये सॉरी सुपारा आपका महाराष्ट्र में होगा, ये होगा वेट, सुपारा आपका महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, और ये आपका मुजरिस या मसूरीपट्टनम आपका केरल में होगा, जो कि आपका होता है पेरियार नदी के किनारे। ठीक है, पेरियार नदी के किनारे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, ए बी डी सी। ओके, चलिए उसके बाद है आपका, निम्नलिखित को आरोही यानी कि पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर रहा है, आर्यभट्ट, सुश्रुत, वराहमिहिर, हेनसांग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आर्यभट्ट के टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें, या फिर सुश्रुत की बात करें अगर हम लोग सबसे पहले, तो वो आपके 476, ठीक है 476 ईस्वी, सॉरी ईस्वी कह ले, बीसी में होंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये वेट सॉरी, हम्म, आर्यभट्ट की अगर हम बात करेंगे तो इस 476 बीसी एडी, सॉरी एडी के लगभग है, और इन्होंने आर्यभट्टी की रचना की। आपको पता होगा कि एक खगोलज्ञ है। ठीक है, और इन्हें काफी सारी जानकारी थी, आर्यभट्ट नामक ग्रंथ भी लिखा है। सुश्रुत जो है कि शल्य चिकित्सा के लिए फेमस थे, जाने जाते हैं, और ये भी एक शल्य चिकित्सक थे। 600 बीसी इनका जो है कि कार्यकाल हम लोग देखेंगे। वराहमिहिर भी देखेंगे, वराहमिहिर भी काफी फेमस है, ये ज्योतिष भी थे, खगोलज्ञ भी थे, और ये 505 से 587 जो है कि ईस्वी एडी इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है।
शक तो आपको पता है कि आप 600 के करीब भारत भी आए थे। तो इनका देखेंगे 602 से 664 एडी टाइम पीरियड है, और ये बौद्धिज्म थे, बौद्ध ट्रेवलर भी थे, और इनका उनकी रचनाएं भी हैं बहुत सारी। ठीक है, तो इसका जो सही कालक्रम हम देखने को मिलेगा वो होगा सुश्रुत होगा, फिर आर्यभट्ट होंगे। सुश्रुत जो है कि काफी पुराने, इन्होंने सुश्रुत संहिता भी लिखी है। फिर उसके बाद वराहमिहिर आएंगे, गुप्तकालीन है, और फिर लास्ट में हेनसांग आएंगे। तो डी होगा इसमें सबसे लास्ट में, ए इसका आंसर होगा। इसके बाद है अरिंद द फॉलोइंग पर्सन टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देयर कंपाइलेशन फ्रॉम अर्लीस्ट टू रिसेंट। तारीख दाऊदी, उसके बाद है मसनवी मसनवी ए आलमगीरी, तारीख अल्फी और पातशाह नामा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फारसी ग्रंथों को उनको क्रम से लिखना है। तो तारीख दाऊदी की अगर बात करेंगे तो तारीख दाऊदी लिखा गया है आपका जहांगीर के समय। ओके, ये लिखा गया है जहांगीर के समय, और इसे लिखा है अब्दुल्ला ने। ठीक है, अब्दुल्ला। अगर वे मसनवी या आलमगीरी की बात करें तो ये आपका देखेंगे ये लिखा हुआ है औरंगजेब के समय। ठीक है, मसनवी या आलमगीरी किसके समय? औरंगजेब के समय, और इसे लिखा है काजिम ने, और इसे बाद में पूरा किया मुस्तैद खान ने। दोनों ने इसे लिखा है, मुस्तैद मुस्तैद खान ने, मोहम्मद काजिम मुस्तैद खान ने लिखा है। तारीख अल्फी की बात करेंगे तो ये काफ़ी पुराना है, और ये अकबर के समय लिखा गया है। लगभग 1000 साल का इतिहास ये दिखाता है, 1000 ईयर का इतिहास, यानी कि पैगंबर से लेकर आपका 1592 तक का इतिहास ये दिखाता है। ठीक है, 1 साल का इतिहास। पातशाह नामा लिखा है लाहौरी ने, और किसके समय लिखा गया है? तो शाहजहां के समय लिखा गया है, शाहजहां। तो ऐसे रूलर्स को आप देख लेंगे किसके समय कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, इससे भी जो है कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा अकबर, आएगा अकबर के बाद आपका आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद आएगा शाहजहां, शाहजहां के बाद आएगा आपका औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा 4, CABD। ठीक है, CABD, CADB सॉरी। चलिए अगला, मुगल काल में निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के आगमन को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से बाद में कि कौन कब आया है उसको दिखाना है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है। पित्रा डी वेला, पीटर मुंडी, विलियम हॉकिंस और ट्रेवेनियर। तो पित्रा डी वेला की बात करें तो ये आपका आया है 1624 ईस्वी में। ठीक है, ये एक यात्री था, 1624 ईस्वी में आया है ये। उसके बाद अगर बात करें हम पीटर मुंडी की, तो ये आया शाहजहां के समय। ठीक है, जहांगीर और शाहजहां के समय, जहांगीर और शाहजहां दोनों के समय रहा है। इसकी बहुत सारे कोट्स भी आते हैं। विलियम हॉकिंस की बात करें तो ये जहांगीर के समय आया था। ठीक है, पहला दूत बन करके आया था व्यापारिक अधिकार के लिए। तो ये किसके समय आया था? 1608 में दूत बनकर जहांगीर के समय। ट्रेवेनियर की बात करें जो कि एक व्यापारी था, जौहरी था। ठीक है, वेट, हाँ जौहरी था, और ये आया है आपका शाहजहां औरंगजेब दोनों के समय रहा है। शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है, दोनों के समय रहा है। 1640 के करीब ये आया है। तो इस तरह से हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 3rd। ठीक है, CABD। चलिए अगला, गोलकुंडा के कुतुबशाही राजवंश के निम्नलिखित सुल्तानों को आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इब्राहिम कुतुब शाह का, तो इसका टाइम पीरियड हम देखेंगे 1550 से 80 हमें देखने को, वेट इरेज करते हैं सही संगीत। तो इसे अगर हम इसकी इब्राहिम कुतुब शाह की बात करेंगे तो 1550 से 80 इसका टाइम पीरियड है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1580 से 1612 है। ठीक है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की बात करेंगे तो अब्दुल्ला कुतुब शाह का टाइम पीरियड 1626 से 72 देखने को मिलेगा। और वही अब्दुल हसन कुतुब शाह की बात करेंगे तो इसका टाइम पीरियड 1672 से 86 देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ABCD, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला है, पेशवा बाजीराव प्रथम के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले से बाद में। तो भोपाल का युद्ध बात करेंगे तो ये भोपाल का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था 1737 में बाजीराव और मुगल गवर्नर के बीच में हुआ था, जिसमें जो है कि बाजीराव की विजय हुई थी। छत्रसाल के साथ संधि की बात करेंगे तो छत्रसाल के साथ संधि हुई थी आपकी 1729 ईस्वी में। ठीक है,
जिसमें देखेंगे बाजीराव और छत्रसाल के बीच संधि होती है और वो मुगलों को हराते हैं वो लोग, और फिर कुछ क्षेत्र भी इनको दी जाती है। ठीक है, उसके बाद अमझेरा का युद्ध की बात करेंगे तो 1728 में होता है। ये भी बाजीराव और मुगलों के बीच में होता है, जिसमें मुगल पराजित होते हैं और बाजीराव जीतते हैं और मालवा का क्षेत्र पे कब्जा हो जाता है। बेसिन की दुर्ग की बात करेंगे, जो कब्जा होता है तो ये 1739 में होता है, और ये होता है बाजीराव और पुर्तगालियों के बीच में। ठीक है, जिसमें पुर्तगालियों की हार होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 4। ठीक है, CBAD। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित मस्जिदों को उनके निर्माण के आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मोट की मस्जिद, जमात खाना मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिड़की मस्जिद। अगर आपको पता होगा कि ये किसने बनवाया था किसको, तो इससे भी जो है कि इजी वे में हम कर सकते हैं। तो पहला अगर हम लोग बात करेंगे मोट की मस्जिद, तो ये सिकंदर लोदी के समय बनी है। किसके समय? सिकंदर लोदी के समय बनी है। मोट की मस्जिद काफ़ी फेमस मस्जिद है। ठीक है, जमात खान मस्जिद की बात भी कई बार हो चुकी है, इससे पहले वाला PYQ में भी बात हो चुकी है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खान ने इसको बनवाया है, और ये किसके पास है? तो औलिया के दरगाह के पास है। ठीक है, औलिया के दरगाह के पास है ये। ठीक है, अगर वही बेगमपुरी मस्जिद की बात करें तो बेगमपुरी मस्जिद फिरोज शाह तुगलक के काल में बना है। खिड़की मस्जिद भी फिरोज शाह तुगलक के काल में बना है, और इसे खिड़की मस्जिद इसलिए कहते हैं कि इसकी छत पे से जो है कि इसकी छत पर खिड़कियों से जो काफ़ी रोशनी आती है, इसलिए इसको खिड़की मस्जिद बोलते हैं। तो इसका जो सही होगा वो होगा BCDA। ठीक है, BCDA होगा। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। काफी सारे क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन है, रामानुज, आंडाल, रामानंद, कुंभन दास। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रामानुज की, जो कि भक्ति आंदोलन के प्रणेता भी रहे हैं, और इनका फेमस है विशिष्टाद्वैतवाद। इनका टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 1017 से 1137 AD हमें देखने को मिलेगा, और विशिष्टाद्वैत के जो प्रतिपादक है यही है विशिष्टाद्वैत, याद रखिएगा यही है। अंडाल बात करेंगे, सबसे पुराना अगर बात करेंगे तो यही है, और इनका टाइम पीरियड लगभग 1700, अगर विक्रम संवत में इनका टाइम पीरियड दिया है 1717 विक्रम संवत है। और ये एक अलवार संत थी, एकमात्र अलवार संत थी, सबसे पुरानी यही है, यानी कि वैष्णव भक्त थी, महिला संत थी। इनका इन्हें गोंदा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर वही रामानंद की बात करेंगे तो इनका 1229 AD हो जाएगा। कुंभन दास जो कि अष्टाप कवियों में से एक थे, तो इनका टाइम पीरियड अगर देखें तो 1468 से 1583 हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम इसका कालानुक्रम देखें तो वो आपका होगा BACD। ओके, थर्ड इसका आंसर होगा। चलिए अगला, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है, कंटिन्यू सारे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है। तो पहला है आपका कोरोमंडल तट पर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, कलकत्ता में इंपीरियल अभिलेख विभाग, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना, लॉर्ड रिपन द्वारा प्रतिष्ठित संकल्प, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विलय। तो कोरोमंडल तट पर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की अगर बात करेंगे तो वो हुआ था 1746 से 43, यानी कि कर्नाटक जो वार हुआ था वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अभिलेखागार की स्थापना की बात करें तो वो हुआ था 1891 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो इन्होंने स्थानीय स्वशासन का रिपन को जनक भी कहते हैं, तो वो आपको 1882 में देखने को मिलेगा। इनका टाइम पीरियड खुद ही 1880 से 84 है। और पंजाब का विलय की बात करेंगे तो पंजाब का विलय कब हुआ था? 1849 में हुआ था। जब देखेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वार के समय जो गुजरात की लड़ाई हुई थी, उसके बाद हम देखेंगे कि पंजाब का भी विलय कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ADCB। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 101 नंबर है, इसको भी क्रोनोलॉजी से लगाना है। रंगपुर धिंग किसान विद्रोह, मद्रास में वेद समाज की स्थापना, ईश्वरचंद विद्यासागर ने साप्ताहिक सोम प्रकाश प्रारंभ किया, थॉमस मैकाले द्वारा भारतीय शिक्षा समर्पित, या फिर मैकाले मिनट भी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो हम बात करेंगे रंगपुर में धंग किसान विद्रोह, तो वो हुआ था आपका 1783 के करीब हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये मद्रास में वेद समाज की स्थापना की बात करेंगे तो वेद समाज की स्थापना हुई थी आपकी 1800, सॉरी, वेद समाज की स्थापना आपकी, हाँ, वेद समाज की स्थापना आपकी हुई थी 1800, 1864 ईस्वी में। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने किया था, केशव चंद्र सेन और श्रीधर नायडू ने। ठीक है, श्रीधरलू नायडू ने।
ठीक है। मैकाले मिनट की बात करेंगे तो वो आपका 2 फरवरी 1835 में हुआ था। और यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेजी में शिक्षा देने की बात की थी मैकाले ने, कलकत्ता में इस मैकाले मिनट ने पढ़ा था, बेंटिक ने इस पे हस्ताक्षर किया था। वह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश की बात करेंगे तो 1878 में इसे जो है कि बंद कर दिया गया, 1859 में ये प्रारंभ किया गया था। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा 1878 में, इसके तहत इसको बंद कर दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एक, ठीक है, ADCB। इसे भी क्रोनोलॉजी से लगाना है पहले से बात के क्रम में। पहला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था। मॉन्टेग्यू जो है कि उस समय आपके राज्य सचिव थे, चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संवैधानिक सुधार जिसके फल से प्रांतों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन मरण संबंधी आंकड़ों का अवतरण हुआ। तो ये हम देखेंगे आपका कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1919 में, जिसे प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम भी कहते हैं। प्रांतों में स्वायत्तता इसके तुरंत लाई गई थी और इसे उत्तरदायी शासन नंबर 1 भी कहते हैं। चालीसा का दुर्भिक्ष यानी कि चालीसा जो इसमें विक्रम संवत में देखेंगे, इसका टाइम पीरियड 1840 आता है, इसलिए इसे चालीसा भी कहते हैं, चालीसा काल भी कहते हैं। और ये हुआ था 1783 में, ठीक है। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की बात करेंगे तो 1840 में हुआ था। और यहाँ पे फिरोज शाह मेहता ने जो बॉम्बे क्रॉनिकल शुरू की थी, अंग्रेजी में शुरू की थी, वो हुई थी 1913 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जो सही टाइम पीरियड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, ठीक है, BCD है। अगला 103 नंबर क्वेश्चन, पंजाब का विभाजन और पुनर्वास, नई शिक्षा नीति 2020, प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि पहला पंजाब का विभाजन कब हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका पहला जो विभाजन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 में पहली बार भाषाई आधार पर पंजाब को बांटा गया और इसमें से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया। इसको हरियाणा को अलग और हिमाचल प्रदेश को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, भाषाई आधार पे बांट दिया गया था। नई शिक्षा नीति कब आई थी, 2020 में, 30 जुलाई 2020 में आई थी, 1986 वाले के बाद ये आई थी। प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करेंगे तो ये आई थी आपकी 1956 में, ठीक है, जिसके तहत देखेंगे 14 स्टेट बने थे और कितने 6 केंद्र शासित टेरिटरी बने थे, ठीक है, 14 स्टेट और 6 टेरिटरी बने थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण की बात करेंगे तो वो 1991 में हुई थी। उस समय पीएम कौन थे, तो पीएम नरसिम्हा राव के समय ये आई थी, ठीक है, वैश्वीकरण हुआ था नरसिम्हा राव के समय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्रोनोलॉजी से लगाना है, काफी सारे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है ईवी रामास्वामी और ए बालाजी नायडू द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया। आत्मसम्मान आंदोलन या फिर इसे क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। जाति उति को, धार्मिक आंदोलन था, जाति प्रथा, धार्मिक जो भी छुआछूत थी उसको कम करने के लिए। और ये हुआ था 1925 ईस्वी में, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये भी जाति, जो जाति में चीजें थी, भेदभाव की चीजें थी, उसे कम करने के लिए थी। तो 24 सितंबर 1873 में शुरू हुआ था और 1874 में इन्होंने जो है कि अपनी बुक लिखी थी, ठीक है। उसके बाद श्री नारायण गुरु धर्म परिपालम योगम द्वारा अरिपुर आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो कब किया गया था, 1903 ईस्वी में, ठीक है, ये हुआ था 1903 ईस्वी में। और यहाँ पे देखेंगे जस्टिस आंदोलन या फिर जो न्याय आंदोलन है वो कब शुरू किया गया था, वो 1917 में शुरू किया गया था। इस तरह से देखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड, BCD। ओके, चलिए 105 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पुरातत्व विज्ञान या फिर पुरातत्वीय परिप्रेक्ष्यों के परिवर्तनकारी स्वरूप को प्रारंभिक से नवीनतम के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नवीन एवं प्रक्रम धर्मी पुरातत्व, उद्विकास का अनुजात मॉडल, विस्तरणकारी परिप्रेक्ष्य और सांस्कृतिक विरासत का देशी पुरातत्व विज्ञान। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, काफी ज्यादा हिंदी में है। हाँ, न्यू एंड प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी, एपिजेनेटिक मॉडल ऑफ इवोल्यूशन, फ्यूचरिस्ट पर्सपेक्टिव और इंडिजिनियस आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो इसका जो सही होगा वो होगा सेकंड, ठीक है, CABD।
इसके बाद है आपका 106 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में विवाह के प्रकारों में से कौन संबंधित नहीं है? तो अश्वमेध क्या था? ये तो यज्ञ था, ये नहीं होगा। अनुलोम जो है कि विवाह था। वाजपेयी भी एक क्या था? यज्ञ था। और प्रतिलोम भी क्या था? यज्ञ था। ठीक है। अनुलोम में क्या होता है कि जब जो है कि उच्च जात का पुरुष जो है कि निम्न जात की लड़की से विवाह करता है, तो यहाँ पे अनुलोम होता है। प्रतिलोम क्या होता है कि जब निम्न जात का पुरुष जो है कि उच्च जात की लड़की यानी कि कन्या से जब विवाह करता है, तो वो होता है प्रतिलोम। ठीक है, तो इसमें होगा आंसर बी और डी। चलिए अगला, आरंभिक पाली ग्रंथ सुत निपात के अनुसार मवेशियों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि वे हमें प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? भोजन, शक्ति, खाद, सौंदर्य, प्रसन्नता। ठीक है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है और हमें इसमें बताया गया है कि करना चाहिए। तो क्या प्रदान करते हैं? वो हमें भोजन प्राप्त करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, खाद नहीं प्रदान करते, सौंदर्य और प्रसन्नता। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए बी डी। ऐसे भी आप सोचेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। वराहमिहिर की बृहद संहिता में निम्नलिखित का वर्णन है, यानी कि जो वराहमिहिर ने बृहद संहिता लिखी है उसमें किस किस चीज का वर्णन है? तो वर्षा की मात्रा के मापन की विधि ये भी है, खगोल शास्त्रीय यानी कि खगोलीय विधि ये भी है, घर और मंदिरों का निर्माण ये भी शामिल है, और पादपों का रोपण और फल उत्पादन वृद्धि के तरीके, ये सारी चीजों का वर्णन हमें वराहमिहिर की बृहद संहिता में देखने को मिलता है। चलिए अगला है, कात्यायन के अनुसार विद्या धन यानी कि अधिगम द्वारा अर्जित संपत्ति में शामिल है। क्या क्या चीजें उसके उसमें शामिल हैं? तो उसमें शामिल है आपकी किसी विद्वान द्वारा अपने शिष्यों से प्राप्त संपत्ति, बिल्कुल सही है। पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त संपत्ति, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं शामिल है। किसी कठिन प्रश्न के समाधान या साथ साथ में सफलता द्वारा पुरस्कार के रूप में प्राप्त संपत्ति, ये बिल्कुल होगा। यज्ञ शुल्क के रूप में प्राप्त संपत्ति, ये सारी चीजें जो है कि विद्या धन के रूप में शामिल है कात्यायन के अनुसार। इसका सही आंसर ए सी डी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण को समर्पित प्रेयसी प्रियतमा के रूप में राधा के प्राचीनतम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलते हैं? ठीक है, अष्टांग हृदय, ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चिकित्सा से संबंधित है, ये नहीं होगा। गीत गोविंद, ये बिल्कुल सही है, इसमें होगा जयदेव द्वारा रचित है, टीका है, इसमें होगा। हर्षचरित में नहीं होगा, ये तो बाणभट्ट ने लिखी है और ये जीवनी है, आत्मकथा है हर्ष की। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म वैत्य पुराण, ये होगा, इसमें सही आंसर है, तो इसका आंसर होगा आपका बी और डी। ठीक है, इसका आंसर बी और डी होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो मध्यकाल के आरंभ में दक्षिण भारतीय ग्राम जीवन की मूलभूत इकाई उर थी, बिल्कुल सही है। उर ग्राम स्वभाव के साथ साथ ग्राम से भी संबंधित है, ये भी सही है। ग्राम उर जो है कि गैर ब्राह्मदेय ग्राम था, बिल्कुल सही है। नाडू सभा और नगरम जैसे कॉर्पोरेट निकाय राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह का कार्य नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, ये गलत है। इसका सही आंसर ए बी सी होगा, यानी कि इसका आंसर थर्ड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चोल काल के प्रशासनिक इकाई से संबंधित था, इससे क्वेश्चन। अगला है, कौन सा कथन सही है? शैव सिद्धांत तीन शाश्वत सिद्धांतों ईश्वर यानी कि शिव, ब्राह्मण और आत्मा को स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही है। शैव सिद्धांत कश्मीर का शैववाद और विश्व परंपरा के अनुयायियों द्वारा आगम प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। कपाली और कालामुखी दो प्रमुख वैष्णव संप्रदाय हैं, गलत है, ये वैष्णव नहीं है, ये क्या है? शैव संप्रदाय है। ठीक है, शैव धर्म में जो तांत्रिक होते हैं वो इसी से संबंधित है। ठीक है, नैना संतों के विचार और कार्यकलाप के कारण दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति लोकप्रिय हुई। वैष्णव से संबंधित नहीं है, नैनार जो है कि शैव से संबंधित है, वैष्णव से तो अलवार संबंधित है, ये सी और डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 113 नंबर क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही है? सिद्धांततः सभी मनसबदार सीधे शासक द्वारा नियुक्त किए जाते थे, बिल्कुल सही। जो भी मनसबदार होते थे उन्हें रूलर अपॉइंट करते थे। शाही परिवार के राजकुमार और साम्राज्य के प्रमुख और अमीर नियुक्ति के लिए इन व्यक्तियों की अनुशंसा करते थे, ये भी बिल्कुल सही, कि कोई अगर किसी का रेफरेंस देता था तो उनकी हो जाती थी। ठीक है, उनका नियुक्ति कर दी जाती थी। 7,000 से ऊपर के सभी मनसब शाही परिवार के राजकुमारों के लिए आरक्षित थे, ये भी बिल्कुल सही है। एकमात्र अमीर मीर जुमला को 9,000 की रैंक प्रदान की गई थी, ये गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, ए बी सी जो है कि सही आंसर है। 114 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 114 नंबर क्वेश्चन है, तो मशालिक उल अबसार के अनुसार मोहम्मद तुगलक की कसीदाकारी की कार्यशाला में 4,000 सिल्क कारीगर और अनेक सोने के जरी के कारीगर थे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ये सही है कि मोहम्मद तुगलक के जो है कि उसने अलग से एक कारखाना विभाग भी बनाया था, इसकी शिक्षा भी लोगों को देता था, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अफीफ में इन्हें शाही कारखाने का नाम दिया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में इनकी संख्या 100 थी, ये बिल्कुल गलत है। बहुत से कारखाने रातीबी यानी कि राज्य सहायता प्राप्त थे तथा अन्य कारखाने स्वक्ति पोषित थे यानी गैर रतीबी थे, बिल्कुल सही है। रतीबी कहते हैं जिसे राज्य संरक्षण देता था, और गैर रतीबी जिसे राज्य संरक्षण नहीं करता था, ये बिल्कुल सही है। गैर रतीबी में राष्ट्रीय पोशाक, बैनर बनाने, कालीन बनाने वाले कारखाने शामिल थे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि गैर रतीबी में ये सब चीजें शामिल थे, तो बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसका है, तो इसको देखते हैं। गुजरात सिल्क उद्योग 17वीं सदी में चीन से कच्चे रेशम के आयात पर पूर्णतः निर्भर था, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात सिल्क उद्योग के लिए पूरी तरह से जो है कि 17वीं शताब्दी में चीन के लिए निर्भर था। धीरे धीरे भारत में भी इसकी खेती होने लगी थी। बंगाल को अफीम की प्राप्ति बिहार से होती थी, बिल्कुल सही। अफीम में बहुत सा अफीम की मात्रा काफी बिहार में थी और वहीं से इसकी पूर्ति होती थी। ठीक है, लाख की वस्तु के निर्माण के लिए गुजरात को लाख बंगाल से प्राप्त होती थी, बिल्कुल सही है कि लाख जो है जिससे चूड़िया उड़िया भी बनती है, बहुत सारे सौंदर्य के उपकरण बनते हैं, तो वहीं से प्राप्त होती थी, बिल्कुल सही है। संघ के आभूषण बनाने वाले बंगाल को विनिर्माता तुतिकोरिन से संघ के आयात पर निर्भर थे, बिल्कुल सही है। तुतिकोरिन जो है कि तमिलनाडु में है और ये संघ के लिए काफी भारी मात्रा में निर्भर है, तो ये बिल्कुल सही, तो इसका आंसर होगा BCD। अकबर की धार्मिक नीति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? उसने तीर्थयात्री कर समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही, 1562 में उसने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया। 1500 इसने वर्ष 1580 में सिकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया, 1580 में नहीं कराया था, 1575 में कराया था। ठीक है, इबादत खाना जहाँ पे धार्मिक चर्चाएं होती थी। ठीक है, उसके बाद उसने 1579 में मजहर की घोषणा की, एक आध्यात्मिक घोषणा थी कि जो राजा का एक आदेश हो जाएगा वही सर्वमान्य हो जाएगा अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है। उसने दीन इलाही धर्म चलाया, तो ये भी बिल्कुल सही कि उसने दीन इलाही धर्म चलाया था। कब चलाया था? 1582 ईस्वी में चलाया था उसने। ठीक है, तो धार्मिक नीति में संबंधित जहाँ पे दीन इलाही जो धर्म था उसने एक अलग धर्म चलाना चाहता था वो, इसका आंसर होगा ACD। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में व्यापारी और कारीगरों की हड़ताल की घटना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? वर्ष 1668 से 69 में इस्लाम में बलात धर्म परिवर्तन के विरुद्ध सूरत के बनियों ने हड़ताल की थी, बिल्कुल सही है। धर्म परिवर्तन को लेकर वहां के लोग ने हड़ताल की थी। ठीक है, मध्यकाल में यूरोपीय यात्री थेनाट के अनुसार बागनगर के हिंदू बैंकरों ने अमीरों की वसूली के विरोध में अपने कार्यालय बंद कर दिए थे, बिल्कुल से, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, सेम क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। वर्ष 1686 में मद्रास की समस्त भारतीय जनता अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित कर के विरोध में जाति प्रधानों के आदर्श पर हड़ताल पर चली गई थी, बिल्कुल सही है। 17वीं सदी में अब्बे कैरे ने लिखा है कि कम्मल यानी कि कारीगर जाति में से यदि कोई अपमानित महसूस करता था या उसके साथ कुछ गलत किया जाता था तो सभी लोग अपनी दुकानें बंद कर देते थे, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि काफी उस समय हमें एकता देखने को मिलती है। सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। 118 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये दिया है, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष गणिकाओं की नियमित तौर पर अपना दूत नियुक्त करता था, यानी कि बिल्कुल सही कि राष्ट्रकूट राजा जो कि अमोघ वर्ष के दरबार में देखेंगे दूत के रूप में औरतों को, गणिकाओं को भी नियुक्त किया जाता था। ठीक है, चालुक्य वंश की राजकुमारी अक्का देवी ने प्रांत के शासन पर कार्यभार संभाला, तो बिल्कुल सही है, वहां पे देखेंगे औरतों को भी काफी अच्छे पद दिए गए हैं चालुक्य काल में। अगला, इब्न बतूता ने हनौर दक्षिण भारत में बालिकाओं की शिक्षा के लिए 13 स्कूल और बालिकाओं के लिए 23 स्कूल देखा था, बिल्कुल सही है। और ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी क्या है, ये आप एक बार PYQ रह चुका है कोर्ट के रूप में, ये PYQ भी रह चुका कि ये कथन किसका था, तो इब्न बतूता का था, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा वो कर लीजिए, सारे क्वेश्चन PYQ रह चुके हैं सिंगल सिंगल फैक्चुअल रूप में, और ये सारी जगह कंबाइन कर दिए गए हैं। विजयनगर के बारे में बारथेमा 1505 में लिखा कि महिलाएं अपने चेहरे को पूरी तरह ढक कर बाहर जाती थी, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो सही आंसर ABC होगा। चलिए अगला है, मुगल कालीन शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? अब जो है कि शिक्षा के बारे में पूछा हुआ है, चलिए इसका देखते हैं।
पीटर मुंडी ने आगरा में यीशु समाज यानी कि जेsuit के महाविद्यालय को उल्लेख किया है, बिल्कुल सही उस समय था। माम अनंगा का मदरसा जो खैरुल मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध था, बदायूं ने इसे मदरसा बेगम की संज्ञा दी है, ये भी बिल्कुल सही है। शाहजहां ने दिल्ली में मदरसा रहमिया का निर्माण कराया था, तो ऐसा कोई भी मदरसा जो है कि शाहजहां ने नहीं बनाया था, इसे बनवाया था आपका शाह अब्दुल रहीम ने। ठीक है, इसे बनाया था शाह अब्दुल रहीम ने। औरंगजेब के काल में बना है ये, औरंगजेब के काल में। उसके बाद औरंगजेब ने दिल्ली में दारुल बका का निर्माण कराया, ऐसा कोई भी निर्माण उसने नहीं कराया था। सही आंसर ए और बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट के और 25 क्वेश्चन है। 19वीं सदी में चित्रकारी की समृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि आर्ट फॉर्म के बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1854 में हुई, बिल्कुल सही, इसी में वुड डिस्पैच भी आया था। काली घाटी चित्रकारी 19वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में विकसित हुई थी, नहीं हुई थी। सन 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम भारत माता का चित्र बनाया था। ये क्वेश्चन भी आपका PYQ के रूप में पूछा जा चुका है पहले UGC नेट में, जो सॉल्व किए होंगे बच्चे वो जो है कि इसको कर जाएंगे। सन 1930 में आयोजित कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में रवि वर्मा की चित्रकारी की प्रदर्शन लगी थी, और लगभग उसी काल में अंग्रेजों ने उन्हें कैसर ए हिंद 1904 में उपाधि दी थी। ये भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर फर्स्ट होगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में अंग्रेजी शासन के उदय के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। सुल्तान शुजा की अनुमति से सन 1691 में बंगाल के हुगली में अंग्रेजी की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई, तो बिल्कुल सही है। ब्लैक होल ट्रेजिडी के लिए उत्तरजीवी और इस कथा को प्रधान लेखक J.J. हालवेल ने पीड़ितों का नाम का उल्लेख नहीं किया था उसने। ठीक है, पीड़ितों नाम का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन उसने बताया था कि ये घटना ऐसी हुई थी। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया था कि 147 लोगों को जो है कि एक कमरे में बंद कर देता है, ऐसा उल्लेख किया जाता है, तो यही करता है हॉलवेल ने, लेकिन नाम नहीं बताता है। तो 147 लोग थे, ठीक है, छोटे से कमरे में। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब ने मुर्शिदाबाद संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव के साथ शांति स्थापित किया था, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, मीर कासिम ने कर्नल क्लाइव के सीआर की अहम भूमिका निभाई, तो ऐसा कुछ ये भी गलत है। बक्सर का युद्ध 3 संयुक्त शक्तियों बंगाल अवध और दिल्ली, यानी कि बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और दिल्ली के जो है कि शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य लड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बक्सर के 1764 में जो लड़ा गया था, तो ये ABE सही है, इजी क्वेश्चन था ये। 122 नंबर क्वेश्चन, वीडी सावरकर ने इसे 1857 के महासमर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वीडी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता नियोजित युद्ध कहा है, बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा था कि पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, सावरकर ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1826, 27, 31, 32, 40, 54 के विद्रोह 1857 के महासमर के पूर्वाभ्यास थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, उन्होंने ये कहा है। उसके बाद होम्स ने इस मत का प्रचार किया कि 1857 का विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध कट्टरपंथी धर्मावलंबियों का युद्ध था। ठीक है, ऐसा जो है कि होम्स कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा उनका कथन नहीं है। उसके बाद जेम्स आउटरम और W. टेलर ने इस महासमर को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना है, तो बिल्कुल सही है। रीज कहते हैं कि 1857 महासमर की व्याख्या सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था, तो ये उनका कोट नहीं है, तो इसका सही आंसर ABD होगा। ठीक है, ये कथन सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से 3 कथन सही हैं? ठीक है, अकाल, बहुत सारे अकाल जो है कि हमें ब्रिटिश काल में देखने को मिलते हैं, तो उसमें कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, वर्ष 1880 में लॉर्ड लिटन ने स्ट्रेची आयोग गठित किया था, ये भी अकाल के लिए पहला आयोग था, बिल्कुल सही है। सर एंथनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने एक आयोग गठित किया था, 1901 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, ये 1900 में बना था, 1901 में रिपोर्ट सौंपी, बिल्कुल सही है। 1876-78 के अकाल ने मद्रास, बम्बे, उत्तर प्रदेश और पंजाब को प्रभावित किया था, बिल्कुल सही है। और इसी के बाद स्ट्रेची आयोग बनेगा। 1866 के अकाल ने राजपूताना, पंजाब, मध्य प्रांत और बरार तथा मराठवाड़ को प्रभावित किया था, तो ये गलत है। ठीक है, उसको नहीं, वो उड़ीसा को प्रभावित किया था 1866 का अकाल, तो ये ABC इसका सही आंसर है। ठीक है, 123। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय प्रेस के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से कथन है। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन,
यहाँ पे लाइसेंसिंग विनिमय 1823 के लिए आवश्यक था। प्रत्येक मुद्रक या प्रकाशक को प्रेस आरंभ करने या इसके उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना था, बिल्कुल सही था। गवर्नर जनरल को लाइसेंस को रद्द करने या नए प्रार्थना पत्र मांगने का अधिकार था, ये भी बिल्कुल सही। यानी कि प्रेसों पे काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट के द्वारा। 1857 की महासभा से उत्पन्न आपात स्थिति ने ब्रिटिश सत्ता को प्रेस पर पुनः प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया। मेटकाप अधिनियम में उल्लेखित उस समय प्रभावी पंजीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त 1857 के नियम 15 ने लाइसेंसिंग प्रतिबंधों को पुनः परिभाषित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका ये सारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है आपका मार्च 1941 में भारत सरकार ने एक प्रेस जांच समिति गठित कर उसे प्रेस संबंधी कानूनों की समीक्षा का दायित्व सौंपा, ऐसा कुछ नहीं था। समाचार पत्र अधिनियम 1960 ने मजिस्ट्रेट को ऐसे समाचार पत्रों के प्रिंटिंग प्रेस व अन्य संपत्तियां जब्त करने का अधिकार दे दिया जिनमें प्रकाशित आपत्तिजनक लेख हिंसा या हत्या का उत्प्रेरण देते थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका सही आंसर 4 होगा। 125 नंबर क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारत में शिक्षा के विकास पे जो भी कथन है उसमें कौन सा सही है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, लास्ट के 25 क्वेश्चन बते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पहला है चार्टर दिन 1813 में भारत में शिक्षा के मद में 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहीं खर्च नहीं हुए थे, ठीक है। उसके बाद है चार्ल्स वुड के डिस्पैच जो 1854 में आया था। शैक्षिक नीति का उद्देश्य पूर्वी शिक्षा का अध्यापन था, यानी कि पूर्वी शिक्षा यानी कि भारतीय शिक्षा को लोग नहीं दिए थे, पाश्चात्य शिक्षा को दिए थे, तो ये गलत है। भारत के विश्वविद्यालय के सामान्य क्रियाकलापों की जांच करने के लिए 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, गलत है। ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए आया था, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बना था, ठीक है। उसके बाद प्राच्य आंग्ल विवाद के दौरान प्राच्यवादियों के समूह का नेतृत्व एच.टी. प्रिंसप ने किया था। वे प्राच्य साहित्य के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के पक्षधर थे, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए और डी। इसके बाद मैचिंग के क्वेश्चन है, 126 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे प्रादेशिक अध्यक्ष नगरक और ग्रामड़ी है, विभागीय अधिकारी ग्राम अधिकारी, प्रांतीय गवर्नर और नगर अधिकारी हैं, ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो प्रादेशिक होता था वो क्या होता था, प्रांतीय गवर्नर होता था। अध्यक्ष क्या होता था, विभागीय अधिकारी होता था। ग्रामड़ी जो है कि ग्राम अधिकारी होता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नगरक क्या होता था, नगर अधिकारी होता था, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुरु, इक्ष्वाकु, विदर्भ और है, ठीक है। इधर क्षेत्र कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कुरु होता था वो होगा पांचाल, कुरु की राजधानी पांचाल थी। उसके बाद इक्ष्वाकु की बात करेंगे तो कौशल और अयोध्या से संबंधित है। विदर्भ की बात करेंगे तो दक्षिणी क्षेत्र है, और है की बात करेंगे तो मध्य भारत, मालवा और गुजरात आएगा इसके अंदर। इसका सही आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 128 नंबर देखेंगे। 128 में देखेंगे रित है, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण। उसके बाद है इसमें बलि की व्याख्या की गई, इसमें पुजारियों के अनुष्ठान कर्मकांड का मार्गदर्शन, यानी कि जो हमारे ग्रंथ है वेद है उसके बारे में, और इसमें क्या क्या किसमें वर्णन है, इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। 128 नंबर इसका देखेंगे। जो रित यानी कि ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसमें ब्राह्मण और मनुष्य को संचालित करने के विधि विधान थे, ठीक है। उसके बाद सामवेद में देखेंगे जप के मंत्र थे। यजुर्वेद में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें बलि की व्याख्या की गई थी, कैसे बलि दी जाती है। ब्राह्मण में देखेंगे पुजारियों के कर्मकांड से संबंधित है, और ये बाद में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर फर्स्ट होगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इक्ष्वाकु, कदम, वाकाटक और सरभपुरी यानी कि ये किस क्षेत्र से शासन करते थे उसको हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इक्ष्वाकु शासन करते थे वो कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में करते थे, ठीक है, आपको पता होगा ये। उसके बाद कदम जो है कि पश्चिमी दक्कन में शासन करते थे, इसी का शासक था मयूर शर्मा जो 18 बार समय किया है। वाकाटक की बात करेंगे उत्तरी दक्कन होगा, और सरभपुरी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ये लोग शासन करते थे। इसका सही आंसर सेकेंड होगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 130 नंबर, तो यहाँ पे है राजा है और उससे संबंधित क्षेत्र की बात की गई है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हर्ष था वो हर्ष क्या था, पुष्यभूति शासक था। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड़ की बात करेंगे तो वो आपका सॉरी, हाँ मुक्तापीड़ की बात करेंगे वो कारकोटक वंश कश्मीर में शासन करता था। उसके बाद पल्लव की बात करेंगे तो पल्लव जो है कि तोंडमंडलम क्षेत्र में शासन करते थे। और पाल की बात करेंगे तो वो मत्स्य न्याय का अंत था, यानी कि उस समय इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, इसका सही आंसर होगा थर्ड, 130 का। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ नाम है, दूसरी तरफ रचना से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सोमदेव, आप सभी को पता है, कथा सरित सागर होगा। उसके बाद छेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी होगा। कालिदास का ऋतु संहार और दामोदर गुप्त का कूटनी मंत्री, ये सारे आपके PYQ हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक तरह से ग्रामीण वर्ग है और उनकी भूमिका क्या थी उससे जो है कि पूछा गया, यानी कि किसके लिए क्या टर्म यूज होता था, ये क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मरियम की बात करेंगे तो वो मुखिया के लिए मरियम शब्द होता था। ठीक है, उसके बाद कड़म की बात करेंगे तो वो लेखाकार के लिए यूज होता था। तेलियरी मतलब प्रहरी को कहते थे। और निरंकार भिस्ती के लिए यूज होता था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा थर्ड। यहाँ पे अष्टप्रधान अधिकारी जो शिवाजी के दरबार में संबंधित थे, अष्टप्रधान, और उनके मंत्री को कौन कौन थे, अष्टप्रधान में पेशवा कौन थे, अमात्य कौन थे, सचिव कौन थे, ये बताना है। ये आपका देखेंगे हमारे शॉर्ट्स वीडियो में भी पढ़ा है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा, काफ़ी ईजी वे में बताया गया है। ठीक है, पेशवा की बात करेंगे तो पेशवा आपके थे पिंगले जी। ठीक है, उसके बाद मजुमदार या अमात्य की बात करेंगे तो नीलकंठ थे। सचिव की बात करेंगे तो अन्नाजी दत्ते थे। और वाक्यनवीश की बात करेंगे तो दत्ताजी त्र्यंबकम थे। तो इसका आंसर होगा 4। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 134 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध मुगल पेंटिंग और कौन उसे बनाया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे दुर्बल अश्व के साथ क्षेत्र में मजनू, तो मजनू का पता है कि आपको बसावन ने बनाया है और ये अकबर के काल के चित्रकार थे। साइबेरियन सारस की अगर बात करेंगे तो वो मंसूर ने बनाया है। उसके बाद गिलहरी की जो फेमस है वो हसन ने बनाया है। और बिशन दास का चित्र बताएंगे तो दौलत है, ये जहांगीर के समय था। ठीक है, दौलत ने बनाया, इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। बहुत फेमस चित्र है ये, बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एकदम याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए सारा फिर से कंटिन्यू मैचिंग के क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल का वैष्णव संप्रदाय और उसके संस्थापक कौन है, इससे क्वेश्चन है आपका। तो आप सभी को पता है कि महापुरुषीय जो संप्रदाय है वो शंकर देव ने बनाया है। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य आप सभी को याद है, ये बनारस से संबंधित है। उसके बाद बमुनिया या फिर ब्रह्म संहिता की बात करेंगे तो दामोदर देव है। और ठाकुरिया संप्रदाय पुरुषोत्तम ठाकुर का। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। ठीक है, चलिए अगला 136 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक और लेखक की बात कर रहा है। ठीक है, तो पुस्तक है 1857। तो यहाँ पे बहुत सारे लेखक का नाम दिया हुआ है। 1857 की बात करेंगे हम तो वो है एस.एन. सेन। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो है कि 1857 से रिलेटेड बुक पूछा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक है, सेम नेम है, तो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए पूछता है। द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, तो इसका जो होगा लेखक R.C. मजुमदार है, बहुत फेमस बुक है। उसके बाद अगर बात करेंगे सिविल रेबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज 1857 टू 1859, इसके लेखक S.V. चौधरी। और एन ऐसे ऑन द काजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, इसके हैं S. अहमद। ठीक है, इसका जो है कि थर्ड आंसर होगा, इसका होगा सेकंड। उसके बाद ये कौन सा प्रस्ताव कब आया और उसका डेट के साथ मैचिंग करना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 137 नंबर क्वेश्चन, तो अगर प्रस्ताव की बात करेंगे तो वो आपका 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसके बाद वेबल प्लान की बात करेंगे तो 1945 में। और कैबिनेट मिशन 1946, मार्च 1946 में आया था। इसका आंसर होगा 4। 138 की बात करेंगे, वास्तविक नाम और लोकप्रिय नाम बताना है। मूल शंकर किसका नाम था, नन्नाथ दत्त, गदाधर चट्टोपाध्याय और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। तो आप सभी को पता है कि जो है कि मूल शंकर किसका नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती। नरेंद्र नाथ दत्त आपका नाम था स्वामी विवेकानंद का। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का। और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल जो है कि भगनी निवेदिता यानी कि सिस्टर निवेदिता का नाम जो है कि ये था। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड।
इसके बाद है शैक्षणिक संस्थान और संस्थापक, यानी कि किसकी स्थापना किसने की है। 139 नंबर क्वेश्चन है। तो संस्कृत कॉलेज बनारस की बात करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग के समय किया था, जोनाथन डंकन के समय 1791 में, तो वो है जोनाथन डंकन। कलकत्ता मदरसा या मोहम्मदन कॉलेज वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में किया था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ होंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता रिचर्ड वेस्ली ने की थी, और इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, 1800 में हुई थी और प्रशिक्षण के लिए किया गया था। किसान आंदोलन उसके नेता का बताना है। और ये 140वां नंबर क्वेश्चन। इसके बाद जो है कि आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग करेंगे। 40 नंबर का देखेंगे तो यहाँ पे बिजौलिया किसान आंदोलन की बात करेंगे, तो ये बहुत जगह राजस्थान में हुआ था, और ये हुआ था विजय सिंह पथिक और मणिक्यालाल वर्मा के। बारदौली सत्याग्रह की बात करेंगे, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तेभागा आंदोलन की बात करेंगे, कपरन सिंह और भवन सिंह ने। अवध किसान आंदोलन की बात करेंगे, बाबा रामचंद ने की थी, बहुत फेमस है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आपका ये टेक्स्ट है, ठीक है, तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो एबव पैसेज रिफर्स अबाउट, यानी कि जो पैसेज है वो किसको रिफर कर रहा है। ठीक है, 141 नंबर क्वेश्चन, तो ये रिफर कर रहा है किंग एज अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे, उसका आंसर उसी में हुआ रहता है। 142 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, एंड अर्ली धर्मशास्त्र ऑब्जर्व दैट द किंग इज रियली अ सर्वेंट, द 16% यानी कि 1/6 टैक्स बिंग हिज वेज, यानी कि कौन सा धर्म से बताता है कि 1/6 उनका भाग होता था, तो वो है बौधायन धर्मसूत्र। ठीक है, बौधायन धर्मसूत्र कहता है। अगला है, which of the following books point out that the king was on the same footing and his soldiers both receiving their different wages and both being entitled to share assets of the nation। तो ऐत्रेय है, अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है और विष्णु पुराण है। तो किसमें ये कहा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए 140 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द चेस्टियर ऑफ किंग इन एंशिएंट टेक्स्ट, इंद्रमित्र, वरुण और नासत्य, किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है आपको वरुण को। उसके बाद द किंग हैज बीन डिस्क्राइब बोथ एज अ मास्टर एंड सर्वेंट ऑफ पीपल बाई, उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, तैत्तिरीय संहिता और शुक्र नीतिसार और नारद स्मृति, किसमें कहा गया है सर्वेंट ऑफ पीपल, तो वो होगा आपका 145 नंबर क्वेश्चन है शुक्र नीतिसार में। ठीक है, इसे भी आप पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, इसका भी यहाँ पे देखिए 16% दिया हुआ है बौधायन धर्मसूत्र में, तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में किसके संबंध में है, तो जनसेवक के रूप में आपको हमने पहले बताया, तो वो उसी का है, इंग्लिश से हिंदी में दिया है। चलिए अगला टेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 146 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ेंगे तो इसी में इसका आंसर है, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट रिफर्ड एज चापेकर बंधु। चापेकर बंधु के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो दामोदर हरि चापेकर है, विनय हरि चापेकर, बालकृष्ण वासुदेव, यहाँ पे विनय नहीं होंगे, बाकी सारे इससे रिलेटेड है। ठीक है, 146 में दो नहीं है, विनय नहीं है, बाकी दामोदर, बालकृष्ण और वसुदेव ये सारे जो कि चापेकर बंधु हैं, जिन्होंने प्लेग ऑफिसर रैंड की हत्या की थी। ठीक है, मित्र मेला वाज स्टार्टेड बाय विनायक दामोदर सावरकर इन द नियर 1900 एट, कहाँ पे शुरू किया गया था मित्र मेला को, तो नासिक में शुरू किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। A member of Abhinav Bharat was sent to Paris to learn the art of bomb making from Russian revolutionaries. He was, किसे भेजा गया था बॉम्ब बनाने के लिए, तो वो किसे भेजा गया था, तो PN बापट को भेजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, to attain the objective political independence of India, the Mitra Mela advocated the path of, ठीक है, petition, armed revolt, conversation, memorandum, यानी कि जो किसको फॉलो करता था, वो लोग क्रांतिकारी थे, एक तरह से क्रांतिकारी संगठन था, एक प्रकार का गुप्त संगठन था, वो लोग क्रांतिकारी चीजों को फॉलो करते थे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, अभिनव भारद्वाज क्या है ये, तो ये सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि गुप्त संस्था थी अभिनव भारत, और यहाँ पे ये हिंदी में दिया हुआ है इसका क्वेश्चन। तो आज हमने जो है कि 150 क्वेश्चन कर लिए हिस्ट्री के। अगला जो वीडियो होगा, जो इसका फर्स्ट पेपर भी अपलोड है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, और इससे पहले भी आपको फर्स्ट पेपर जो है दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, उसका फर्स्ट पेपर और हिस्ट्री का सेकंड पेपर जो है कि दोनों के पीवाईक्यू अपलोड है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।